हिंदुत्व की राजनीति करने के बाद और राम मंदिर बना, जबकि राम मंदिर का करंट नहीं है, वापस हो गया ना, भड़ास पूरा हो गया। बनना चाहिए। जैसे जिस बच्चे को मिठाई नहीं मिलता ना, वो बहुत रोता है, पैर पटकता है कि मिठाई नहीं, उसको खिला दिए फिर बोलेगा मिठाई का महत्व खत्म। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या राम मंदिर का मुद्दा क्यों काम नहीं आया? ये लोग अब कमेंट कर रहे हैं पेपर लीक वाली सरकार नहीं चाहिए। योगी बाबा गजब हो गया यूपी में। संत कबीर नगर का हमने बता दिया था आपको डेटा। संत कबीर नगर में कौन आगे चल रहा है? वैसे आप कहां की कौन सी सीट पर कौन आगे चल रही है जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और यह भी बताइए कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लहर फेल हो गई। सबसे बड़ी बात तो आपको यह भी बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है वो तो संकट मोचक है। वो जहां अगर कोई सीट फंसी हो तो योगी जी को उतार दीजिए, उनका बुलडोजर सिग्नेचर उस सीट को निकाल बाहर लाएगा। यहां तो फंस गई। नहीं, योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जो भी पत्रकार घूमे होंगे, जो फील्ड में गए होंगे, मैं अभी भी साफ साफ कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश वापस जातिवादी राजनीति की ओर लौट रहा है। और वो ट्रेंड पिछले, जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उससे पहले से दिख रहा था। आप देखिएगा, बीजेपी के भी कुछ लोग कास्ट के बारे में बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग बात कर ही रहे थे। उसके बाद जो जातिगत जनगणना, राहुल गांधी का जो कैंपेन था, और वो खटाखट फटाफट वाला बाकी जगह नहीं चला। मुझे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार में ज्यादा चलेगा, बिहार ज्यादा क्लोज फाइट बताया जा रहा था, लेकिन बिहार में एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचल और जिन इलाकों में जातिवादी राजनीति ज्यादा होती है, देखिए कई लोगों का सवाल गाजीपुर को लेकर आ रहा है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं और आपको यह भी बता देते हैं कि अफजाल अंसारी करीब 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पारसनाथ राय वहां पर पिछड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। कुछ लोगों का सवाल है फूलपुर को लेकर, हम फूलपुर की भी जानकारी आपको दे देते हैं। जो इस वक्त फूलपुर से अमरनाथ सिंह मौर्य समाजवादी पार्टी के, वो 1800 वोटों से 1875 वोटों से फूलपुर में आगे चल रहे हैं। लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए कि यहां पर अगर हम अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आपके सामने, अब आपके सामने आंकड़ा हम खोल देते हैं। 37 सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। ये वही बीजेपी है जिसे 68 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी। 31 सीटों का सीधा नुकसान। अब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का क्या हाल है। 33 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की 7 सीटें, 7 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त लीड ले रही है। जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगी। एक सीट अगर आप देखेंगे तो आजाद, चंद्रशेखर आजाद को मिल रही है, आजाद पार्टी को, जो कि एक सीट है, यानी कि 41 सीट हो जाती है। ये चंद्रशेखर आजाद कमोबेश उसी विचारधारा के हैं जहां से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। बीजेपी की 37, आरएलडी की 2, ये मिलकर 39 सीटें बनती हैं। यानी एनडीए की 68 से अब 39 हो गई, सीधे 29 सीटों का लॉस। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा झटका है। और अब कितना भी रिकवर कर लेना, वो 70 वाला आंकड़ा नहीं छूने वाले। अच्छा, अब एक और 64-65 वाला भी नहीं छूने वाले, क्योंकि देखिए एक स्टेज सेट हो जाता है ना पूरा। अब समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है और कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के साथ रहकर अच्छा परफॉर्म किया है। अब पिछली बार बसपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, बसपा के 10 सांसद थे, इस बार अलग हो गई, कांग्रेस सट गई, कांग्रेस के 7 सांसद हो जाएंगे। एक मोटी चीज जो नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो कहीं जाते नहीं है, मतलब वो हार्डकोर वोटर्स हैं। और जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं ना, उनको भी देते हैं, जो सपोर्टर दल है। जैसे कि पिछली बार बीएसपी को दे दिया, जिंदा कर दिया था। हाँ, बीएसपी को जिंदा कर दिया, इस बार कांग्रेस को जिंदा कर दिया। अब थोड़ा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की 7 सीटों का क्या हाल है। चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 1830 वोटों से आगे हैं। ईस्ट दिल्ली पर हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 6751 वोटों से आगे हैं। न्यू दिल्ली जो कि सीट है बांसुरी स्वराज, वहां से चुनाव लड़ रही है, 15,186 वोटों से आगे हैं। सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो है 50,060 वोटों का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर योगेंद्र चंदौलिया जो कि बीजेपी के हैं, उदित राज वहां से कांग्रेस से लड़ रहे थे, 57,060 वोटों से उदित राज पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया आगे चल रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी लीड है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की यानी मनोज तिवारी की सीट पर है, जो कि 47,968 यानी करीब 48,000 वोटों से मनोज तिवारी आगे हैं। कन्हैया कुमार वहां पिछड़ चुके हैं। साउथ दिल्ली में रामवीर सिंह बिदुड़ी, रमेश बिदुड़ी
की टिकट वहां से शायद काटी गई थी इस बार, और वहां रामवीर को टिकट मिली थी। 20,498 वोटों से आगे हैं। वेस्ट दिल्ली में कमलजीत सहरावत बीजेपी के उम्मीदवार थे, 34,184 वोटों से आगे हैं। तो ये मतलब 7 की 7 सीटें पूरी भगवामय हो गई हैं दिल्ली की। दिल्ली कहीं नहीं गया, दिल्ली जहां था वहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, ट्रेंड इस देश का, आप लोकसभा चुनाव का इतिहास निकाल के देख लीजिए, जिसके साथ दिल्ली और बॉम्बे रहा सरकार उसकी बनी। बिल्कुल, इस बार दिल्ली और बॉम्बे इस बार एनडीए के साथ है तो सरकार बन जाएगी। सारा वही है जो जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में और बंगाल में ये जो उल्टा पुल्टा हुआ है ना, उसी की वजह से ये क्लोज फाइट दिख रहा है। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने दिल्ली बता दिया, उत्तर प्रदेश बता दिया, बिहार में पता है आरजेडी 4, सीपीआईएमएल 2 और सीपीआई 1। बिहार में वही ट्रेंड है जो पिछली बार था। नहीं, कांग्रेस 0 है ना, इतना होने के बावजूद भी 4, 2, 6, 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे है, कांग्रेस 0 है, बाकी सारे इंडिया गठबंधन के दल कहीं ना कहीं से आगे हैं। तो हमेशा से यह कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा बार्गेन करके कांग्रेस ले लेती है सीट, जीतती हुई नहीं है। अब बताइए ना, पप्पू यादव आगे है और वहां पे कांग्रेस के सीट से वो एकमात्र सीट तो थी जो जीतने लायक थी। अब मोहम्मद जावेद किशनगंज से पीछे, कटिहार से तारिक अनवर पीछे, बाकी जो ट्रेंड है वही है। जेडीयू इस बार सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार, आप लाख बुराई कर लो। एक और आपको बात बता देते हैं, जिस बड़े भाई, बिहार में अक्सर बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा होती है, भले विधानसभा में छोटे भाई की भूमिका में पहुंच गई थी जेडीयू बीजेपी के साथ, लेकिन अब की बार बड़े भाई की भूमिका में इस लोकसभा चुनाव में दिख रही है। और सबसे खास बात आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अचानक नीतीश कुमार को ये चुनाव परिणाम जिंदा कर देंगे फिर से नहीं। और इस बार जो मोदी की सरकार बनेगी तो 2 क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहेगा, तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को मरा हुआ मान रहे थे लोग। अब तेलुगु देशम पार्टी का आपने जिक्र छेड़ा है तो आपको यह भी बता देते कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और 2 बार यानी 10 साल बाद 2 बार हारने के बाद और एनडीए के साथ आने के बाद चंद्रबाबू नायडू का जो सितारा है वो फिर से उदय हो गया है। अब वहां टीडीपी की सरकार बन रही है और एक अच्छे मार्जिन से बन रही है। ये आप करीब देखेंगे कि 122 के आसपास एनडीए वहां पर सीटें हासिल कर रही है आंध्र प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ा यूं कह सकते हैं आपकी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के लिए संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि गिरिराज से बहुत पीछे हो गए। गिरिराज सिंह बिहार से 3000 वोट से अभी पीछे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू और वो लगातार पीछे हैं, हर लगातार पीछे हैं, लगातार पीछे। और एक और हैरान करने वाले जो फैक्टर नजर आ रहा है वो कि बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री पीछे हैं। अर्जुन मुंडा पीछे हैं, अर्जुन मुंडा बहुत पीछे, 11,000 वोट से। झारखंड के बारे में बता दूं, एक सीट के बारे में, वहां अभी 2 सीट पे जेएमएम आगे है, एक जोबा मांझी आगे हैं, गीता कोड़ा उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, गीता कोड़ा अभी पीछे हैं। दूसरे जो विजय हांसदा, पिछली बार जेएमएम को एकमात्र सीट मिली थी राजमहल की, विजय हांसदा आगे हैं, पर इस बार उनका मार्जिन बहुत कम है, अभी तक सिर्फ 3000 वोट से आगे है। और इसके अलावा बाकी जो देख रहे हैं कि हर जगह खूंटी एक सीट ऐसी है अर्जुन मुंडा की जहां सिर्फ कांग्रेस आगे है। तो ये 2 सीट पे जेएमएम और 1 सीट पे कांग्रेस फिलहाल आगे दिख रही है। एलजेपी बिहार में 5 सीटों पर आगे है। 5 मिली थी, 5 वो शुरू से आगे है। एलजेपी के लिए बहुत राहत की बात है। और सबसे ज्यादा तो चिराग पवन सिंह वाली सीट पे अगर नहीं चर्चा करेंगे ना, पवन सिंह वाली सीट पे हमने पहले ही बोला था, कई डिस्कशन में मैंने बोला है, पवन सिंह जीतने के लिए आए ही नहीं है, वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। अच्छा, सबसे और आज भी मैं बोल इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, 3rd नंबर पे रहेंगे। पहले इंटरेस्टिंग बात, और अभी भी 3rd नंबर पे चल रहे हैं पवन सिंह। जो स्टारडम लेकर वो जीतने चले थे वो स्टारडम फेल हो गया। राजा राम सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार हैं। अभी तक 33,000 वोट मिला है उनको, मात्र पवन सिंह को। राजा राम सिंह को 48,511 वोट काराकाट सीट पर मिला है। उपेंद्र कुशवाहा को 36,995 वोट मिले हैं काराकाट की सीट पर। और तीसरे नंबर पर हैं इंडिपेंडेंट पवन सिंह 33,740। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस सीट पर, काराकाट सीट पर पवन सिंह कहीं दूर दूर तक आपको फाइट में नजर नहीं आ रहे। मैं शुरू से बोल रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा से करीब 15,000 वोटों से वो पीछे हैं। 14,771 वोटों से पवन सिंह पीछे हैं उपेंद्र कुशवाहा से। और उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं राजा राम सिंह से
11,000 वोटों से। सोचिए, तो पवन सिंह की वजह से ये सीट शायद फंस जाएगी बीजेपी, एनडीए के लिए शुरू से ये बोल रहा था, शुरू से बोल रहा था। देखिए, जो पार्टी से आता है ना, उसका एक अपना बेस वोट होता है। अब राजा राम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये 2.5-3 लाख से तो शुरू किया इन्होंने। पवन सिंह आए हैं, उनको इनिशियल 1 से शुरू करना है। रील्स, मैं बार बार ये बोल रहा था, रील्स बनाने से, नारे लगाने से, मीडिया कवरेज पवन सिंह को कितना मिला? राजा राम सिंह से बताइए, किस नेशनल मीडिया ने एक भी इंटरव्यू किया है? राजा राम सिंह जो कि जीत रहा है, उसके पास कोई नहीं गया। बिहार से एक और चौंकाने वाली सीट है, पूर्णिया की सीट, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता है कि आरजेडी में बहुत झगड़ा भी हुआ था। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, कांग्रेस ने भरोसा दिया कि वो टिकट देगी, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। फिर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव, और आरजेडी ने बीमा भारती को वहां सपोर्ट किया था, बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। मुख्य मुकाबला है संतोष कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड और राजेश रंजन यादव और पप्पू यादव में है, यहां पर नजर आ रहा है। संतोष कुमार को 37,097 वोट मिले हैं, पप्पू यादव को 34,159 वोट मिले हैं। ये इस वक्त पूर्णिया की सीट का हाल है। मतलब पप्पू यादव 2,938 वोटों से, करीब 3,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। यानी अब इस फाइट में अगर आप देखेंगे तो बीमा भारती बहुत पिछड़ गई हैं। बीमा भारती लड़ाई में 19 ही नहीं, आप ईर्ष्या की वजह से तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का विरोध किया। आपको हैरानी होगी, सिर्फ 1932 वोट आए हैं बीमा भारती को। सोचिए, आरजेडी के उम्मीदवार को सिर्फ 1932 वोट आए हैं। 37,097 वोट जेडीयू को आए हैं संतोष कुमार को पूर्णिया सीट पर। 34,159 वोट पप्पू यादव को आए हैं और बीमा भारती को सिर्फ 1932 वोट आए हैं। अब बताइए, बीमा भारती वहां लड़ाई में थी नहीं। डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं कि वहां लड़ाई पप्पू यादव और ये जेडीयू के बीच में है। वो तो मैंने बताया ना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की वजह से लालू खानदान ने पप्पू यादव का विरोध किया, और ये पूर्णिया के लोग जान रहे थे। अब बताइए, तेजस्वी यादव वहां बार बार कैंप कर रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमें नहीं दीजिएगा तो दे दीजिएगा एनडीए को। ऐसा होता है क्या? क्यों? पप्पू यादव से क्या दुश्मनी है? एक और इंटरेस्टिंग खबर है, वो नेहा शर्मा जो फिल्म एक्ट्रेस है ना, उसके फादर अजीत शर्मा लड़ रहे थे भागलपुर से, बहुत पीछे हैं। अजय मंडल वहां से आगे हैं। अच्छा, आप सारण सीट की बात कर लेते हैं, जहां रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, लालू यादव की बेटी। राजीव प्रताप रूडी वहां पर 4,225 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी को 31,546 वोट टोटल मिले हैं और रोहिणी आचार्य को 27,321 वोट। यहां पर मुख्य मुकाबला था, लेकिन मुकाबला अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है, 4,000 वोटों का फासला है यहां पर। नहीं, हाँ, ये सबसे कम वोट से आगे हैं बक्सर से मिथिलेश तिवारी, मात्र 456 वोट से। वो बक्सर की सीट अभी फंसे। वहां भी एक आनंद मिश्रा है, आईपीएस है, और वो लड़ गए निर्दलीय। अब एनडीए का ब्राह्मण वोट काटने के लिए सुधाकर सिंह जो हैं जगदा बाबू के बेटे, जो आरजेडी के प्रदेश है, उनके बेटे लड़ रहे हैं मिथिलेश ठाकुर, लेकिन अभी आगे हैं मिथिलेश तिवारी, आगे हैं देखिए, लेकिन 400 वोट 450 वोट से आगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि जिस दक्षिण भारत में एक एग्जिट पोल ने खाका खींचा था कि बीजेपी जबरदस्त करंट लेकर आ रही है, उस दक्षिण भारत में बीजेपी का क्या हाल है? बीजेपी क्या दक्षिण भारत में वाकई एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदर्शन कर रही है, या एग्जिट पोल फ्लॉप हो चुके हैं दक्षिण भारत के लिए? अब जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां करीब 8 सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में बीजेपी को। नहीं, हमने जो दिया था 2 से 3 कह रहे थे। एक भी सीट अभी तक बीजेपी लीड नहीं ले पाई है। यहां मलाई भी हार रहे हैं, कन्याकुमारी वाली सीट भी हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, अन्नामलाई को लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी को यह विश्वास था कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अन्नामलाई वहां पर हालांकि बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं, वो 3,000 वोटों से बस पीछे हैं। फाइट देना अलग बात है, लेकिन 3,000 वोटों से ही बस पीछे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं भी तमिलनाडु में किसी भी सीट पर लीड नहीं ले पाई है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि किसी भी सीट पर बीजेपी लीड नहीं ले पाई है। अब जरा केरला का हाल देख लेते हैं, क्योंकि केरला को लेकर भी वहां भी था, और बीजेपी केरला में इस बार खाता खोल रही है। 2 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। हमने बोला था, हमने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया था उसमें बीजेपी को हम 1 से 2 सीट दे रहे थे। त्रिशूर जो सीट है बीजेपी के खाते में जा सकती है। त्रिशूर की सीट है, हाँ, वो जो सुरेश गोपी वाली सीट है, पिछली बार वो 2nd पोजीशन पे रहे थे। तो यही इस वक्त हाल है। सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए चिंता की बात है वो, अच्छा, ये दो जगह पे नहीं, शशि थरूर हार रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के आगे हैं केरला के तिरुवनंतपुरम से,
और सुरेश गोपी आगे हैं। देखिए त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम, अगर ये 2 सीटें जो आगे हैं बीजेपी जीतती है तो बहुत बड़ा ये ब्रेकिंग पॉइंट है। और मैं बताऊं तिरुवनंतपुरम नहीं, त्रिशूर की सीट पे 41,500 42,000 वोट से आगे हैं सुरेश गोपी। पिछली बार भी सेकंड रहे थे ये। और 9,000 वोटों से राजीव चंद्रशेखर जो कि आईटी मिनिस्टर थे हमारे, वो क्लोज रहेगा, वो क्लोज रहेगा। लेकिन मैं डे 1 से कह रहा था, केरला के बारे में जब भी बात करता था यहीं से शुरू करता था कि राजीव चंद्रशेखर वहां बहुत थिन मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने 2 स्टेट का देखा, 2 स्टेट में हमें देखकर ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब जरा हम नहीं, केरला में कहां फेल है? केरला में तो जैसा था सब बता रहा था, केरला में तो वहां भी 7-8 सीटों की नहीं 8 भविष्यवाणी की गई थी केरला में आएगा। अब इसके अलावा जरा तेलंगाना का हाल देख लेते हैं। तेलंगाना बीजेपी बहुत आगे है, यहां पर फाइट कर रही है बीजेपी फाइट कर रही है। लेकिन जो उम्मीद थी ना तेलंगाना में कि इतनी सीटें आएगी, अब बताइए ना, बीजेपी को 8 सीट, ठीक है पिछली बार 4 है, इस बार 8 है, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल में 16 सीट बता रहा है, तो 16 नहीं आने जा रही। डबल डिजिट में आ जाए यही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी उपलब्धि है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी वहां बराबर है 8-8 सीट पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में जितने बड़े नेता थे बीजेपी के, जैसे जी किशन रेड्डी थे, बंडी संजय कुमार थे, वो आगे चल रहे हैं। नहीं, मैं शुरुआत से बोल रहा था बीआरएस जो पार्टी है ना के चंद्रशेखर राव वाली, वो बर्बाद हो गई। मैं बार बार बोल रहा था बर्बाद हो गई। इस बार अभी 0 सीट पे है वो। उससे बढ़िया तो वैसी ही पार्टी है। बंडी संजय कुमार 92,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और मलकानगिरी जो है वहां पर इटाला राजेंद्र, वो 1,47,000 कौन सी 8 सीटों पे बीजेपी आगे है। आदिलाबाद, करीमनगर, बांदी संजय कुमार वाली आपने बात बताई, निजामाबाद, मेंढक, मलकानगिरी, सिकंदराबाद, शेवला और महबूबनगर में बीजेपी आगे। ये महबूबनगर वो सीट है जो जहां से खुद के चंद्रशेखर राव सांसद हुआ करते थे और वहां से अरुणा डीके बीजेपी के आगे हैं। और 2 सीट ऐसी है जहां की बीजेपी ने डिसिसिव मैंडेट ले लिया है, जी किशन रेड्डी और बांदी संजय कुमार, ये डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं। 92,350 और 43,500 ये, और 1,47,000 से इटाला राजेंद्र ये भी आगे। ये तो मतलब फोरगॉन कंक्लूजन है लगभग। फिर भी 8 कांग्रेस और 8 बीजेपी। अभी ज्यादा नहीं, पहले नहीं, तेलंगाना के चुनाव हुए। अब सबकी नजर थी हैदराबाद की सीट पर। जरा हैदराबाद की सीट पर क्या हाल है? ओवैसी हार रहे हैं या जीत रहे हैं? ओवैसी के बारे में क्या आप सोच रहे थे? ओवैसी आपको लगता था कि हार जाएंगे? और जो माधवी लता को लेकर जो बीजेपी ने एक बड़ा फिगर खींचने की कोशिश की थी कि माधवी लता वहां पर उतरी हैं, करीब 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो फर्जी वोटर्स थे उनका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके प्रेशर की वजह से, उनकी आवाज उठाने की वजह से वो जो फर्जी वोटर्स थे वो खत्म कर दिए गए। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा मतलब ये डिसाइसिव नहीं यहां पर नजर आ रहा है। एक बार है ओवैसी